तो अब पूरी ट्रिक्स पता चल गई है कि छोटे छोटे ट्रिक्स से और सिंप्लिसिटी से कैसे आइल्स के हायर बैंड गेन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ और एक बहुत सी सिंपल सी, लेकिन उसके वजह से आपका 0.5 बैंड बढ़ सकता है, वो बात बताने जा रहा हूँ। स्पीकिंग में दूसरे सेक्शन में जो होता है क्वेश्चन आंसर राउंड, उसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। कनाडा में देखा है कि लोग आइल्स की एग्जाम स्पीकिंग को देने जाते हैं, उसका टोन चेंज होता है। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल की, जो है राइटिंग टास्क। ऐसे का स्ट्रक्चर, उसका फ्लो, उसका फ्रेम, वो कैसा होना चाहिए। डेफिनेटली 0.5 to 1 बैंड उसमें आपका बढ़ जाएगा। आखिरी वाले सेशन में तो थक जाते हैं मेंटली और फिजिकली, और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो फाइनली हमारा आइल्स का रिजल्ट आ चुका है और हमने सिर्फ 10 डेज में प्रैक्टिस की थी। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा स्कोर जो आया है वो 7, 7, 7 और 8 आया है। सो मैंने कितनी बार एग्जाम दी मैं आपको फुल बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपने एंड तक नहीं देखा तो शायद से आप मिस कर जाएंगे बहुत सारी ट्रिक्स और आपका भी स्कोर कम आ सकता है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए एंड तक, हर एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे। और मैंने कितनी बार आइल्स की एग्जाम दी थी, मैंने टोटल 4 टाइम्स आइल्स की एग्जाम दी थी। 2 टाइम्स एकेडमिक और 2 टाइम्स जनरल एग्जाम दी थी। और मैंने इंडिया में भी 2 बार दी है और कनाडा में भी 2 बार दी है। मेरे ओवरऑल 6 बैंड से लेके मैंने 7.5 बैंड तक गेन किया है। तो अब पूरी ट्रिक्स पता चल गई है कि छोटे छोटे ट्रिक्स से और सिंप्लिसिटी से कैसे आइल्स के हायर बैंड गेन किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे 10 दिन के प्रैक्टिस के दरमियान क्लासेस भी ज्वाइन किए थे, क्योंकि पता लग सके कि आयल का माहौल कैसे चल रहा है, कौन सी रिसेंट से टॉपिक चल रहे हैं, क्या क्या से छोटे मोटे चेंजेस आए हुए हैं। मैंने जो ये 4 बार आइल्स देने के बाद जो गेन किया है वो है कि नॉर्मल रहना है, ना ही कोई ज़्यादा वोकेबलरी चाहिए, ना ही बड़े बड़े वर्ड होने चाहिए, बस सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट। तो मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बड़ी बड़ी लाइनें और अच्छी अच्छी वोकेबलरी मगअप करके लेके जाते हैं, याद करके लेके जाते हैं और वहाँ पे स्पीकिंग में और राइटिंग में लिख के आते हैं। अगर आप पूरा एक पेज का ऐसे लिखते हो, उसमें आप 10-12 ग्रामर की गलती, छोटी मोटी गलती करते हो और 2 जो आपने लाइन रट्टा मारी हो लिखेंगे, तो क्लियरली पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपने ये रट्टा मारा हुआ है। तो आपके जितने स्कोर आने वाले होंगे उससे भी कम आएंगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टिप्स है कि सिंप्लिसिटी और आप जो कर रहे हो वो अच्छे से विदाउट एनी मिस्टेक्स करे, वही बेस्ट है आइल्स के लिए। तो कनाडा में जो आइल्स होती है ना, वहाँ पे बहुत छोटा सा रूम होता है, 4x4 की खोली होती है और उसमें मान लो कि 20-25 लोग भरे हुए थे। ऐसे हाथ करोगे तो बाजू वाला भी आपको दिख जाएगा, ऐसा होता है। और जब आप इंडिया में एग्जाम दो तो उसमें बड़ा सा एकदम हॉल होता है जिसमें 100-200 लोग बैठे हुए थे, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंडिया में जो है वहाँ पे इंग्लिश में स्पीकिंग टेस्ट में ग्रामर पे ज़्यादातर वो लोग पॉइंट करते हैं कि छोटी मोटी ग्रामर की मिस्टेक्स देखते हैं। लेकिन कनाडा में जो है वो कनाडा में वो ग्रामर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप कैसे फ्लो में बोल रहे हो और आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि लोग मगअप करके आते हैं और बोलते हैं कि आई एम फॉर दिस कंट्री, आई एम डूइंग दिस, दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ वेरी गुड। तो पता चल जाता है सामने वाला क्योंकि रट्टा मारा हुआ है, कहीं से मगअप किया हुआ है, वो पूरा प्रेजेंट कर रहा है। उससे बेटर है कि आप अपना नेचुरल फ्लो बनाएं, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम पहले बात करेंगे कि हर एक मॉड्यूल में कैसे आप अच्छे से अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक होगा लिसनिंग। तो लिसनिंग में सबसे पहली अगर मैं आपको चीज बताना चाहूंगा तो वो है आपको साइलेंट रहना बहुत जरूरी है और कॉन्सेंट्रेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी आप कॉन्सेंट्रेशन आपका हिलता रहेगा उतनी आपकी गलती बार बार होती रहेगी। और जैसे ही स्टार्टिंग में आपने गलती स्टार्ट कर दी लिसनिंग में, तो आपका एंड तक पूरा रिजल्ट बिखर सकता है। तो लिसनिंग में कंसंट्रेशन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश वेब सीरीज देखिए, तो वो एक सालों की प्रैक्टिस के बाद होता है। जैसे आप 1 साल 2 साल ये प्रैक्टिस करते रहते हो, उसके बाद स्किल डेवलप होती है। लेकिन अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे लिसनिंग का ऑडियो होता है, वो आप अपने कान में डाल के बैठ के सुनिए, आप अपने ड्राइविंग करते हुए सुनिए, सॉन्ग की जगह वो ऑडियो सुनते रहिए। तो उनके जो वर्ड है उससे आप फेमिलियर हो जाएंगे, उनके जो, और जितना आप उसको बार बार सुनने की ट्राई करेंगे उतना फेमिलियर होते जाएंगे और उतना इजी होगा उसको क्रैक करने का। और एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक बताओ, आप पहले 2 सेक्शन में ही फुल स्कोर गेन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहले 2 सेक्शन में ही फुल स्कोर आ जाते तो बाकी का सेक्शन तो आपका आराम से चुटकियों में निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप पहले 2 सेक्शन में ही आप मिस करते हो कुछ वर्ड और आप उसी में लगे रहते हो तो आपका कंसंट्रेशन भी जाता है और उसकी वजह से पूरा एग्जाम आपका बिगड़ जाता है।
तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। आईएलटीएस के प्रिपरेशन के पहले दिन ही एक लिसनिंग का फुल टेस्ट दे दीजिए। उसमें आप जो सेक्शन में वीक हो उसको बार बार प्रैक्टिस करते जाइए, तो उससे आपका स्कोर इजीली गेन होगा। और जो आपको कंफर्टेबल हो उसको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत नहीं है। सो वीक सेक्शन को टारगेट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से स्कोर आ जाएगा। और अपने माइंड को ऐसा डेवलप कीजिए कि अगर गलती से भी एक क्वेश्चन छूट जाता है तो उसके पीछे दिमाग ना लगाए और आगे बढ़ते रहे। क्योंकि अगर सच्ची बात बताओ तो पहले 2 मैंने जो एग्जाम दी उसमें मेरा यही प्रॉब्लम था कि पहले अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो गया या तो छूट गया तो उसी में दिमाग लगा रहता है और पूरा बाकी का एग्जाम फ्लॉप हो जाता है। तो मैं 6 और 6.5 पे लिसनिंग पे अटक जाता था हर बार। लेकिन इस बार मैंने ये प्रॉब्लम को ओवरकम करके 8 बैंड गेन कर लिया है। तो बस आपकी वीकनेस पे ही फोकस कीजिए और उसी पे ट्राई करते रहिए। और एक बहुत सी सिंपल सी लेकिन उसके वजह से आपका 0.5 बैंड बढ़ सकता है, वो बात बताने जा रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हो तो ऑनलाइन जो होता है उसी पे प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप पेपर बेस्ड देने वाले हो तो पेपर में आंसर शीट का प्रिंट निकाल के उसी में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ऑडियो सुन रहे हो तो स्पीकर पे ना सुनिए, जैसे ही एग्जाम में होता है वैसे ही ईयरफोन लगा के आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका डेफिनेटली 0.5 बैंड इंप्रूव होगा। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो स्पीकिंग इज माय वन ऑफ द फेवरेट मॉड्यूल जिसमें मैं हाई स्कोर बैंड गेन कर सकता हूं, और मैंने उसकी बहुत कम प्रैक्टिस की थी। लेकिन मैं उसमें एक ट्रिक समझ गया हूं उसमें क्या करना होता है। उसमें आपको अपना नेचुरल जो है वही दिखाना होता है, बस ग्रामर की मिस्टेक्स ना कीजिए और रट्टा मार के आंसर मत दीजिए। लोग क्या करते हैं कि पूरा आंसर रट्टा लगा देते हैं, और जैसे ही वही क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस, तो सीधा वो बोलना चालू कर जाते हैं और पता लग जाता है कि उसने मगअप किया हुआ है। वैसा मत कीजिए, आप एक इमेजिनेशन कीजिए, उसमें स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन कीजिए कि आप पहले वहां पे गए थे, वो आपका फेवरेट प्लेस क्यों है, किसके साथ गए थे, वहां आपने क्या किया, फिर रिटर्न आते हुए क्या किया, और नेक्स्ट टाइम आप वहां किसको जाने में रिकमेंडेशन करोगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप बोलोगे तो आपका डेफिनेटली स्पीकिंग में हायर स्कोर आएगा। तो स्पीकिंग के लिए मैं एक बढ़िया सी ट्रिक बताना चाहूंगा। करंट ईयर में जितने भी टॉपिक है उससे आप एक बार फेमिलियर हो जाए। अगर आपको पता लग जाता है कि क्या क्या टॉपिक है, उसमें आपको बोलना क्या है, तो बहुत इजी होगा। कि जैसे मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने हर एक टॉपिक को एक बार फेमिलियर हो गया था, मुझे पता था अगर ये टॉपिक आया क्या क्या बोलना है। तो मुझे आया था टॉपिक फूड विच यू ट्राइड एंड यू डोंट लाइक। तो मैंने एक अपना रियल एक्सपीरियंस ही शेयर किया था, जैसे कि मैंने सुशी ट्राई किया था, मुझे पसंद नहीं आया, तो बस उसको फ्लो में बोलना होता है। तो मैंने बोल दिया कि मेरी बर्थडे थी तो फैमिली के साथ हम रेस्टोरेंट में गए थे, नया रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने नया फूड ट्राई किया, तो वो था सुशी। तो मुझे और मेरे फैमिली मेंबर के थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा। किसी भी फैमिली मेंबर फ्रेंड को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको ट्राई कीजिए। और ये भी मैंने थोड़ा उसके बारे में उसके बाद जाके घर पे जाके रिसर्च किया कैसे बनता है, क्या होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो बस वैसे ही आपको अगर टॉपिक के बारे में पता है ना कि टॉपिक क्या है, उसमें आपको बोलना क्या है, फिर आपको उसको फ्लो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर आप टॉपिक के बारे में फेमिलियर नहीं हो और आपको टॉपिक मिलता है और 1 मिनट जो सोचने का टाइम मिलता है वो पूरा वही सोचने में चला जाता है कि टॉपिक क्या बोलूं। वो टॉपिक को पढ़िए और उसके इमेजिनेशन आप रेडी करके रख दीजिए, तो आपको बोलने में बहुत ही आसानी होगी। और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी मिरर के सामने और ऑडियो रिकॉर्ड करके। तो आप जब ऑडियो बार बार सुनेंगे तो आप कितनी गलतियां कर रहे हो आपको इजीली उसमें पता लग जाएगा। तो ये बस ट्रिक को आप ध्यान में रख के इजीली इंप्रूव कर सकते हो आपका स्पीकिंग स्कोर। स्पीकिंग में दूसरे सेक्शन में जो होता है क्वेश्चन आंसर राउंड, उसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, पहले क्वेश्चन पूछेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, फिर पास्ट टेंस पे और फ्यूचर टेंस पे। वो आपके टेंस चेक करेंगे कि आपको हर एक टेंस के बारे में पता है कि नहीं है, और उसको आप विदाउट ग्रामर मिस्टेक्स एक्सप्लेन कर पाते हो कि नहीं। तो आपको क्वेश्चन सुनना बहुत जरूरी है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि कैन यू प्लीज रिपीट अगेन, क्योंकि मैं ये हर एग्जाम में 3 से 4 बार तो करता ही हूँ। और उसमें अपने आप को सोचने को टाइम भी मिल जाता है कि इसका हम आंसर क्या दे। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और विदाउट एनी ग्रामर मिस्टेक्स उसका सिंपल आंसर दीजिए, तो इजीली आपका स्कोर आ जाएगा। और मैंने कनाडा में देखा है कि लोग आईएलटीएस की एग्जाम स्पीकिंग को देने जाते हैं, उसका टोन चेंज होता है। जैसे नेचुरल में बोलते हैं इंग्लिश, उससे अलग ही फॉरेन लैंग्वेज में उनका टोन चालू हो जाता है। जैसे कि आई वुड लाइक टू गो देयर एंड आई हैव ग्रेट फन। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। आपका जो नेचुरल फ्लो है उसको ही आप मेंटेन रखिए, ना कि थोड़ा ज्यादा, ना ही मगअप करके और ना ही ओवर स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत कीजिए। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल की, जो है राइटिंग टास्क।
राइटिंग टास्क में ज्यादातर स्टूडेंट को गड़बड़ होती है, लेकिन मैं आपको बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट हो गया, राइटिंग से पहले आप रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए। हर एक टॉपिक पे रीड कीजिए, जितना ज्यादा आप रीड कर सकते हो। अगर आपके पास आइडिया और इमेजिनेशन होगे वो टॉपिक के बारे में, तो आपको उसको सोचने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आप करेक्ट लिख सको, ग्रामर करेक्ट हो, फ्लो में लिख सको, उसके ऊपर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। तो हर एक जो रिसेंटली टॉपिक चल रहा है, जैसे कि कंट्री की इकोनॉमी हो गई, स्टूडेंट लाइफ, वर्कर्स और कंट्री स्ट्रगल विद फॉरेन एक्सचेंज, तो ये जितने भी लेटेस्ट टॉपिक है उस पे आप रीड कीजिए, आर्टिकल्स रीड कीजिए, जितने भी ऐसे वो सबको, और थोड़ा इमेजिनेशन अपना रेडी रखिए, तो आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़ेगी। और जो सेकंड चीज है वो है ऐसे का स्ट्रक्चर, उसका फ्लो, उसका फ्रेम, वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर मेन टॉपिक, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके बाद कंक्लूजन। वैसे फ्लो में ही आपका ऐसे होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपनी समरी लिख दोगे, बीच में आप इंट्रोडक्शन दोगे, एंडिंग में अपना पॉइंट प्रेजेंट करने का ट्राई करोगे, तो वो फ्लो से आपको 5 या 5.5 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मेन सेकंडली इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका स्ट्रक्चर, फ्लो। थर्ड इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी मगअप करके ना लिखिए। जैसे कि लोग बड़ी बड़ी वोकैबुलरी, बड़े बड़े सेंटेंस मगअप करके आते हैं और लिखते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि उसमें फिर एक पेज में वो 2 लाइनें बहुत अच्छे से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाकी के ऐसे में बहुत मिस्टेक्स होती है, तो पता चल जाता है कि इट्स डेफिनेटली अ मगअप थिंग्स। सो रट्टा मार के मत कीजिए, पूरा फ्लो में नेचुरली लिखिए, और ग्रामर में हो सके उतनी कम गलती कीजिए। अगर आपकी ग्रामर में गलती नहीं होगी तो आप इजीली 6.5, 7, 7.5 गेन कर सकते हो। ऐसे राइटिंग में 6 या 5 मेजर टाइप के एसेज होते हैं, जैसे कि एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो गया, एग्री डिसएग्री हो गया, क्वेश्चन आंसर वाला हो गया। तो वो आप एक पेज पे सबका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि किसमें कैसे फ्लो रहेगा, और उसी फ्लो में आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली राइटिंग में अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा। और राइटिंग में आप प्रैक्टिस कर दीजिए 20 और 40 मिनट फर्स्ट और सेकंड टास्क को असाइन करने में। ऐसे सेकंड में लिखिएगा और 40 मिनट्स उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम आप पहले ही सेक्शन में दे देते हो तो दूसरे सेक्शन में आपको कमी होगी, उसकी वजह से आप एंडिंग में जाके ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ करोगे और अपने मार्क लूज करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आखिरी के 5 to 10 मिनट्स बचा के रखिएगा, उसमें आपने जो लिखा है सबको अच्छे से रीड कीजिएगा। अगर आप उसको एक बार रीड करते जाओगे, जितनी मिस्टेक्स है उतनी आप करेक्ट करते जाओगे, तो डेफिनेटली 0.5 to 1 बैंड उसमें आपका बढ़ जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि आखिरी के 5 मिनट्स आपने जो लिखा है उसको चेक कीजिए, करेक्ट कीजिए। और आखिरी वाला जो हम बात करने जा रहे हो रीडिंग सेक्शन की, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि रीडिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, तो उसमें मैं बता देता हूँ। रीडिंग में आपके आंसर 100% क्वेश्चन में ही होंगे, पैराग्राफ में ही होंगे, उसके बाहर नहीं हो सकते। उसको सिर्फ ट्विस्ट करके सेंटेंस चेंज किया होगा, लेकिन जो वर्ड है आंसर का कीवर्ड वो तो पैराग्राफ में ही होगा। तो आपको अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो उसके पहले का और उसके बाद का आंसर ढूंढिए, और उसके बीच में ट्राई कीजिए जो आंसर आपको नहीं मिल रहा है उसको ढूंढने का, तो डेफिनेटली आपका इसमें स्कोर हाई होगा। और आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कम टाइम में सॉल्व करने में इजी होगा और आपका टाइम बचेगा, क्योंकि रीडिंग इज अ टोटली टाइम बेस्ड टास्क। जितना आप टाइम के अंदर कर लोगे उतना ही आपका ज्यादा स्कोर आएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को टाइम कम मिलता है रीडिंग टास्क में। लोगों को टाइम हो जाता है और 3-4 क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं, और या तो फिर आखिरी सेशन में मिस्टेक्स करके कुछ भी ट्रू फॉल्स इधर उधर करके लिख देते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए टाइम में कंप्लीट करने का, और ये टाइम इंक्रीज करने के लिए आपको स्किमिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्किमिंग, पैराग्राफ पूरा रीड तो करना है, लेकिन स्किमिंग करके जो मेन टॉपिक है उसको ही ध्यान में रखना है। अगर आप पूरी हर एक चीज को ध्यान में रखने जाओगे तो ना ही आप पैराग्राफ को ठीक से समझ पाओगे, ना ही उसके क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। तो स्किमिंग की प्रैक्टिस कीजिए।
और पैराग्राफ से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आपको रिमेंबर होगा तो पैराग्राफ पढ़ते टाइम आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर यहाँ पे है। नहीं तो पहले आप पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर वापस से पैराग्राफ पढ़ोगे, तो उसमें आपका ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा। तो पहले क्वेश्चन देन पैराग्राफ। तो ये हमारी हो गई 4 मॉड्यूल के बारे में बात। और अगर मैं एक इम्पोर्टेंट ट्रिक देना चाहूँ तो वो ये है कि लोगों को 4 घंटे कंटिन्यूस बैठ के एग्जाम देने की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो जब एग्जाम में जाते हैं 4 घंटे बैठना होता है तो आखिरी वाले सेशन में तो थक जाते हैं मेंटली और फिजिकली, और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आप अपने ही घर पे 4 घंटे बैठ के कंटिन्यूस एग्जाम देने का ट्राई कीजिए। हर एक सेशन को दीजिए, 4 घंटे का टाइमर लगाइए और उसको कंप्लीट कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको एग्जाम में कंफर्टेबल फील होगा, आपके माइंड भी वैसे सेटअप हो गया होगा, बॉडी भी वैसे सेटअप हो गई होगी, तो आप इजीली पास कर पाओगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक थी। आंसर पेपर निकाल लीजिए, ऑनलाइन देने वाले हो तो ऑनलाइन का शीट निकाल लीजिए और आप 4 घंटे कंटिन्यूस पूरा पेपर देने की ट्राई कीजिए। आई नो कि आपको ये ट्रिक्स और टिप्स बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपकी भी आइल्स बहुत अच्छी जाएगी अगर आप ये फॉलो करते हो, मेंटली थोड़ा कंसंट्रेशन रख के एग्जाम देते हो। तो अगर ये वीडियो को 1000 से ज्यादा लाइक मिलती है और कमेंट भी 1000 से ज्यादा आते हैं तो हम पक्का हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे विथ फुल डिस्क्रिप्शन, और उसमें डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे हर एक सेशन में होता है। तो बस लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कनाडा के बारे में सब इंफॉर्मेशन गेन करते रहिए। वेटिंग फॉर योर सब्सक्रिप्शन।